मैं चलू। चलो आज देखते हैं, अपन नदियों तक पढ़ लिया था। नदी वाला चार्ट रिवीजन करना है और उसके आगे देखना है। चलो, तो कल का देखा ही हुआ है अपन ने, बस रिवीजन करना है फटाफट। तो सबसे पहले नर्मदा, सब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होती है। तो अनूपपुर के अमरकंटक से होती है। मेकल से तीनों आंसर में कुछ भी आ सकता है, आपने को तीनों याद रखना है। सेम टू सेम एक साथ याद रखेंगे। सोन नदी भी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, ठीक है ना। मेकल श्रेणी, ये भी तीनों। तो नर्मदा सोन घाटी दोनों का नाम है एक में। नर्मदा सोन घाटी अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में, इसलिए दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, गुजरात, तीनों ऑप्शन। खंबात की खाड़ी, अरब सागर, दोनों ऑप्शन सही है। लंबाई कितनी होती है, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो 1077 किलोमीटर अपन ने देखा था मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर कौन कौन सी इसकी क्या है, सहायक नदी कौन कौन सी। तो मैंने ट्रिक बताया था कि शेर ने क्या, एक तमाचे में, काय में, तमाचे में क्या कर दिया, किसका, हथिनी का, शेरनी का, मतलब हथिनी का क्या बोलते हैं, हाँ, हिरणी का और इन सब का क्या निकाल दिया था, दूध निकाल दिया था। तो सारी नदी, शेर नदी, ठीक है ना। तवा नदी, शक्कर नदी, शेर नदी, हिरण नदी, हथिनी नदी, और क्या होता है, माचे, मान नदी, और ये सारे जो होते हैं किसकी, नर्मदा की सहायक नदी। कितनी सहायक नदी थी टोटल, 41 सहायक नदी अपन ने देखी थी। विशेष क्या है मध्य प्रदेश में, इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर। इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रेवा, नामोदास, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका मेकल सुता। मेकल सुता, ये सब इसके इंपॉर्टेंट नाम थे। नर्मदा नदी के बारे में इतनी चीज अपन ने देख ली थी। क्या बनाती है, मुकरता गोर्ज बनाती है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इस पे ऊपर परियोजना थी, तो इंदिरा सागर परियोजना भी देखेंगे अपन, इसके आगे परियोजनाएं देखेंगे। इंदिरा सागर बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना थी इसके ऊपर। और गुजरात में जाके कौन सी, जवाहर सागर, सॉरी जवाहर सागर नहीं, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। फिर देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से, महू के जानापो की पहाड़ी, कौन से जिले में, इंदौर में। और ये भी देखा अपन ने, कहाँ मिलती है जाके, यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके। कितनी, 965 किलोमीटर लंबी होती है इसकी, क्या बोलते हैं, सहायक नदी को डिटेल में अपन ने देखा। सबसे पहले देखी थी शिप्रा, जो कहाँ से निकलती है, शिप्रा, ये भी इंदौर के कांकरी बरडी की पहाड़ी से निकलती है, और मंदसौर में जाके, चंबल में जाके मिल जाती है। फिर अपन ने काली सिंध देखी थी, काली माता का मंदिर कहाँ पे, देवास में, और मंदसौर में जाके किस में मिल जाती है, चंबल में। पार्वती आष्टा से निकलती है, जाके किस में घुस जाती है, वापस से चंबल में जाके मिल जाती है। बनास और शिवना दोनों नदी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है। पूर्णो नदी शिवपुरी से निकलती है और चंबल में चली जाती है, ठीक है ना। क्या करती है ये, रेवाइन लैंड या बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी होती है। इसके अन्य नाम कामधेनु, चरमावती, नित्यवाही। इस वाली तीन तीन परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी भैया। तो तीन परियोजना में क्या, गांधी सागर परियोजना जो अपने एमपी में थी, ठीक है। फिर दो अपन ने देखी थी, एक राणा सागर और एक जवाहर सागर, ये दोनों कहाँ थी, राजस्थान में। लेकिन किस किस के बीच है, एमपी और आरजे के बीच की परियोजना है, इसलिए अपन ने पढ़ा था। तीन तीन मेन परियोजना चंबल पे थी। फिर सोन नदी देखा, सोन का ओरिजिन भी नर्मदा के जैसे सेम टू सेम ओरिजिन था। कहाँ गुड़ती है, तो मैंने बताया दो नदी, सोन नदी और टोंस नदी कहाँ, गंगा में जाके डायरेक्ट मिलती है। तो पटना में, बिहार में जाके गंगा नदी में मिलती है। 750 किलोमीटर लंबी है इसकी, जोहिला रिहंद, ठीक है ना। तो सोने सोने की सोना मतलब सोन मतलब सोना, और सोने की पहचान कौन करता है, जोहरी करता है। जोहरी करता है। तो जोह से आ जाएगा जोहिला, और री से आ जाएगा रिहंद, जोहरी। तो ये इसकी सहायक नदियां होती है, जोहिला और रिहंद। प्राचीन काल में से नंद नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर ताप्ती नदी अपन ने देखा था। ताप्ती नदी, तपता कौन है, गुस्सा हिमांशु को बहुत ज्यादा आता है, तो मुलते बेतुल से निकलती है। खंबात की खाड़ी, तीनों एक साथ याद करवाया था। माता नर्मदा काय में गिरती है, यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। माता नर्मदा कहाँ से गिरती है, सारी की सारी तीनों नदी माता नर्मदा वाली खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसकी, सारी की सारी महाराष्ट्र और उधर बहती है। अपने इधर एक भी नहीं है इसकी ये सहायक नदी, तो याद नहीं करना है। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भुसावल, सूरत शहर स्थित है। चलो, बेतवा नदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहते हैं। कहाँ से, तो बेटा कुम्हारगढ़ रायसेन से निकलती है भैया, है ना, कुमार का बेटा, ऐसा करके मैंने याद करवाया था, सेन है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। 590 किलोमीटर लंबी होती है इसकी। ट्रिक मैंने याद करवाई थी इसकी, क्या बोलते हैं, सहायक नदियों की, कि जो हसन था,
वो बिना जाम के हलाल था ना, बिना जाम के क्या था, हलाल था, ऐसे करके याद अब किया था अपन ने। ये चारों नदी किसकी सहायक होती है? बेतवा नदी की होती है। बेतवा नदी जो होती है इसको बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पे। फिर माही नदी होती है। माही माही सर कहाँ के रहने वाले? धार के रहने वाले। तो कहाँ गिरती है? तो माता नर्मदा से माही याद रखना, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सारी की सारी गुजरात में, महाराष्ट्र में, इसकी ये भी याद रखनी, इसको आदिवासी की गंगा कहते हैं। फिर अपन ने कौन सी देखा था? बेन गंगा। तो किसकी बहन? विक्को की बहन गंगा जैसी है, तो शिवानी से याद किया था अपन ने। कहाँ जाके? तो बेन गंगा आगे जाके वर्धा नदी से मिलके प्राणहिता संगम बनाती है, और ये प्राणहिता संगम कहाँ पे? गोदावरी में जाके वो हो जाता है। फिर इसकी क्या बोलते हैं, सहायक नदी अपन ने याद करी थी, पेंच, वर्धा, कान्हा, प्राणहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ठीक है ना। पिछली बार इसी में एक बावनथड़ी भी याद रखना, बावनथड़ी नदी भी होती है, इससे पेपर में क्वेश्चन भी आता है ना। तो पेंच हो गया, वर्धा हो गया, कान्हा हो गया, प्राणहिता और बावनथड़ी, ये सारी किसकी? बेनगंगा की सहायक नदी है। वर्धा और बेनगंगा के संगम को प्राणहिता संगम कहा जाता है, जो आगे चल के किसमें? गोदावरी में मिक्स हो जाता है। फिर अपन देखते हैं वर्धा नदी। तो वर्धा नदी कहाँ से? बैतूल से निकलती है भैया, हिमांशु के यहाँ से। कालीभीत की पहाड़ी वर्धा नदी से निकलती है, बेनगंगा नदी में जाके मिल जाती प्राणहिता संगम में, ठीक है ना। महाराष्ट्र की सेवाग्राम में, ये सब याद नहीं करना है। फिर आती सिंध नदी, मैंने बोला था ओरिजिनल सिंध नदी कहाँ पे? पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान कहाँ पे? विदेश में, तो विदिशा से निकलती है ये, और उत्तर प्रदेश के जालौन में जाके किसमें? यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। फिर कौन सी दो शहर? तो गुना और अशोकनगर, इन दोनों को बीच से डिवाइड करने का काम सिंध नदी करती है, ठीक है। फिर केन नदी, केन का डब्ल्यू में हमेशा कटता है, ऐसे में करके मैंने याद करवाया था, ठीक है। तो केमूर हिल्स कटनी से निकलती है भैया ये, और उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। सोन नदी जो होती है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा इसको मिला गया है मध्य प्रदेश पर्यटन के, ठीक है। फिर आता पेच नदी। पेच नदी है नीचे की तरफ, पेच से मैंने बोला ना, पेचकस से छेद करते हैं अपन, छेद करने का काम करते हैं, तो छिंदवाड़ा में पेच नदी बहती है। कहाँ जाके? तो कान्हा नदी में जाके मिल जाती है नीचे जाके, या डायरेक्ट जाके गोदावरी में मिलती है ना। कान्हा नदी आगे जाके उसमें बेनगंगा में मिल जाती है, और बेनगंगा जाके गोदावरी में, तो गोदावरी बेसिन की नदी है, ठीक है। कुलबोरा बोधरी। द जंगल बुक में मोगली का जो गांव है, वो पेंच नदी के किनारे स्थित होता है, ठीक है ना। छिपरा, कांकरी बरडी की पहाड़ी इंदौर से निकलती है, चंबल नदी में जाके मंसूर में मिल जाती है, 195 किलोमीटर होती है। खान गंभीर, सरस्वती गंभीर, ये मेरे गांव से निकलती है। ये सब जो होती है क्या होती है? इसकी सहायक नदी है। प्राचीन काल में छिपरा को अवंती के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। तवा जो होती है, तवा नदी जो होती है कहाँ से निकलती है भैया? तो महादेव हिल्स के जिला नर्मदापुरम या होशंगाबाद से निकलती है, नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी, नहीं याद ना, तमसा, टोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोन्स नदी मैंने बोला था कहाँ से? मैहर से निकलती है। और गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर, दो नदियां जो होती है जो डायरेक्ट गंगा बेसिन की नदी है अपने पास, कौन कौन सी है भैया? एक तो सोन है और एक टोन से, ठीक है ना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यही पेपर में पिछली बार आया था और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात इसी पे है, और ये सब इसी पे है। अपना नदियां नदियां कल अपन ने देख लिया था, ये अपना रिवीजन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। 99% में गारंटी देता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन इस वाले से टॉपिक से आएंगे आएंगे, ठीक है ना। कौन सा बांध किस नदी पे है ये पूछा जाएगा, और कौन सी परियोजना कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा स्टेट के बीच में है वो पूछा जाएगा अपने से, ठीक है ना। सबसे पहले इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना किस पे है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है भैया, ठीक है ना, खंडवा पे। तो ये मैंने इसके से याद करवाया था, इंदिरा गांधी को कितनी गोली मारी थी? क्या हो गया? हिमांशु आईपैड पुराना हो गया यार, गिफ्ट कर देना यार, बार बार बाहर फेंक देता है। ले ले यार, वाली सारी सैलरी आती तेरी, ले ले, मेरे से डबल आती है भाई तेरी। अरे तो साले फिर भी ले खानदानी भाई, रेस तू तो मेरे तू है से ना। ऊपर है भाई। चलो, तो इंदिरा सागर परियोजना देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना जो होती है ना, खंडवा जिले, तो मैंने बताया था इंदिरा गांधी को कितनी गोलियां मारी थी भैया? एक 64 गोलियां मारी थी उन लोगों ने, पंजाबी जो लोग थे उसके बॉडीगार्ड। तो इंदिरा गांधी का शरीर क्या कर दिया था? खंड खंड कर दिया था ना। तो इंदिरा सागर परियोजना है, इंदिरा जी का शरीर खंड खंड कर दिया था। तो खंडवा जिले में है, और कहा मध्य नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है भैया, ठीक है ना। इसकी आधारशिला 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, 1992 में बनके तैयार हो गया था। 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जल दीप योजना का प्रारंभ भी यहीं से हुआ, इस बांध को पुनासा बांध के नाम से, क्योंकि गांव का नाम पुनासा है वहां पे, जो खंडवा वाला गांव है। इसकी विद्युत जल क्षमता सबसे ज्यादा है भैया एमपी में ना, 1000 मेगावाट। अपन ने पढ़ा था भाई, वो चंबल नदी वाले सौ सौ मेगावाट के खाली, ये 1000 मेगावाट का है, ठीक है ना। गांधी किस कौन कौन से स्टेट के बीच में? तो ओनली 100% एमपी का अधिकार है,
ठीक है ना, पूरा का पूरा एमपी को मिलती है इसके बीच में। चलो गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध मैंने बता दिया, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर तीनों चंबल नदी पे, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला बांध बना था, 1954 में बांध रखा था, 1960 में बन के तैयार हो गया था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान एमपी, वेरी वेरी, देखो किस किस के बीच की, वेरी याद रखना। तो मैंने बताया था अगर तुम्हें नदी याद है, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, काकड़ी सॉरी जानापाव से निकल रही है, ऐसे ऐसे जाके पूरा यहाँ पे मंदसौर से निकल जा रही है बाहर और राजस्थान के कोटा में होके, तो राजस्थान और उसमें बह रही है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस आरजे गांधी सागर, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित की जाती है, ठीक है ना, ये दोनों भी एमपी प्लस आर एच है, ठीक है, एमपी प्लस आर एच, ठीक है। 2023 में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर मंदसौर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, एक फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था अपना नाव के ऊपर, फ्लोटिंग फेस्टिवल होगा गांधी सागर बांध पे मिलाया गया था मंदसौर के अंदर। फिर आता है राणा सागर परियोजना, ये कहाँ पे भैया, हालांकि ये कहाँ पे, राजस्थान में है, कोटा में, लेकिन ये क्या बोलते हैं, राणा सागर बांध गांधी सागर बांध से इतना इतना किलोमीटर चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में, ठीक है ना। तो ये चित्तौड़गढ़ के चुलिया जलप्रपात के समीप इतना इतना है, इसकी 172 मेगावाट है, किस किस के बीच है, तो आरजी प्लस एमपी के बीच की परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना ये राणा सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे है, कहाँ पे, कोटा के बोरावस में है। ये जल विद्युत के 99 मेगावाट मैंने याद करवा दिया था ना, ये जो होता है गांधी सागर 100 मेगावाट, ये जो होता है 172 मेगावाट राणा सागर, और ये 99 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। कितनी बिजली उत्पन्न करता है मेगावाट वो याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि बदलता रहता है भैया, बार बार हर साल चेंज होता है, ये जब स्टार्ट हुए थे ना, बने थे तब इतने इतने मेगावाट के थे। तीन बांध अपन ने देख लिए भैया, तीन देख लिए अपन ने, किसपे, चंबल नदी वाले, इंदिरा सागर देख लिया, नर्मदा का, अब नर्मदा का ही दूसरा देखेंगे, सबसे बड़ा बांध है जो सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, गुजरात के नर्मदापुरम जिले के केवड़िया गांव में स्थित है। यह नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, देखो सब, एमपी का सबसे बड़ा बांध कौन है, इंदिरा सागर, नर्मदा का सबसे बड़ा बांध कौन से, सरदार सरोवर। इसका उद्घाटन 1961 में किया गया था, 2017 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, छोड़ो उसको। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो मैंने पूरा डिटेल में तुम्हें पढ़ाया था कि एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीन जगह नर्मदा बहती है, तो इन तीनों को क्या मिलती है, बिजली मिलती है, ठीक है ना। लेकिन अपने पास तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक अपना भूखा नंगा दोस्त है राजस्थान, है ना, वहां पे भले नर्मदा नहीं बहती पर बेचारे के पास पानी की बहुत कमी है, तो अपन इस सरदार सरोवर बांध वाला क्या देते थे, वाटर की सप्लाई राजस्थान को दे देते हैं, ऐसा करके। ये ट्रू स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी, अपन ने 10 मिनट इस पर डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर बांध किस किस से लाभान्वित होता है, एमपी, गुजरात, एमएच और राजस्थान। राजस्थान को क्या देते हैं अपन, खाली पानी देते हैं, बाकी तीनों 50% बिजली अपन लेते हैं, 25-25 गुजरात और महाराष्ट्र को देते हैं, और सारा पानी किसको दे देते हैं, राजस्थान को दे देते हैं। फिर अपन आते हैं बाणसागर बांध, तो बाणसागर मैंने बताया था भैया, ढोल शहडोल, शहडोल में स्थित है, ठीक है ना, कौन सी नदी पे, सोन नदी पे होता है भैया, सोने के बाण ऐसे करके याद करवाया था अपन ने उधर, ठीक है ना, सोने के बाण, सोने के बाण या सोन नदी पे बाणसागर परियोजना स्थित होती है, ठीक है ना। इसका नामकरण बाणभट्ट, जो अपन अपना आचार्य था बाणभट्ट, उसी के नाम पे किया गया है, बाणभट्ट। देखो कौन सी नदी पे है भैया, ये सोन नदी पे, और सोन नदी कहाँ जा रही है भैया, एमपी से निकल रही है, थोड़ी सा पार्ट एमपी में, फिर यूपी में जाती है, और फिर आगे चल के बिहार में जाती है। तो बाणभट्ट परियोजना तीन स्टेट के बीच में, किस किस के बीच में, एमपी, यूपी और बिहार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। बाण सागर परियोजना एमपी, यूपी, बिहार तीनों के बीच की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पे बाण बांध, सोने के बाण, सोन नदी पे स्थित है, और कौन से जिले में, शहडोल में, ठीक है ना। ओंकारेश्वर परियोजना सबको पता है भैया, नर्मदा नदी पे है, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर है, बच्चे बच्चे को पता है, सब लोग घूमने जाते हैं। इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर, 40 मील मतलब 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्थित होती है ओंकारेश्वर परियोजना। मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, 15 बार इंपोर्टेंट लगा लेना, कि मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है, तो ओंकारेश्वर में, बहुत बड़ा प्लांट है भैया, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट ही जो होता है 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे, ओंकारेश्वर में, ठीक है। ओंकारेश्वर कहाँ पे, खंडवा में, सबको पता है। फिर आता है सम्राट अशोक परियोजना, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, हलाली डैम बोलते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं तुम लोग, हलाली डैम। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा नदी की सहायक नदी जो होती है हलाली, देखो हलाली नदी अगर ऑप्शन में ना हो ना, तो बेतवा नदी लगा देना अपने को, ठीक है ना। तो हलाली नदी पे हलाली डैम स्थित है, सबको पता है हलाली डैम कहाँ पे, विदिशा में भैया। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोगों से
तुम तो याद है ना, सम्राट अशोक परियोजना, इसी को हलाली डैम कहते हैं। हलाली डैम कहाँ पे? हलाली नदी पे। हलाली नदी किसकी सहायक है? बेतवा है। कहाँ पे है? विदिशा में। खत्म। भीमगढ़ बांध नहीं याद रखोगे तो भी भूल जाओगे, सिवनी नदी पे, बेनगंगा नदी पे स्थित है भीमगढ़ बांध, ठीक है ना। फिर अवंतीबाई परियोजना, नाम से ही अवंतीबाई परियोजना, अवंतीबाई कहाँ की? गढ़मंडला की रानी थी। गढ़मंडला मतलब कहाँ? जबलपुर वाला एरिया था। जबलपुर में, जबलपुर शहर को बरगी बांध भी कहते हैं। बहुत बड़ा डैम है, पता है? बरगी, जबलपुर के लोग जानते हैं। बरगी, बरगी गांव है, इसलिए बरगी गांव में स्थित है, इसलिए इसको बरगी बांध कहते हैं। बहुत बड़ा बांध है बरगी बांध, अगर देखेंगे ना अपन इसको। जबलपुर के शहर को पानी की आपूर्ति करता है, ठीक है ना। नर्मदा नदी पर यह बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है, ठीक है ना। बरगी डैम इसको बोलते हैं। थोड़ा सा बस खाली 90 मेगावाट वो बनाता है, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। लंबा मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है इसके ना। ऊंचा बांध तो अपना अपन ने देखा था, अपना इंदिरा सागर है। ये लंबा बहुत है, मतलब रोड पे बहुत ज्यादा लंबा है, छोटा, ठीक है। तो बरगी डैम देख लिया। बरगी डैम का नाम क्या है? रानी अवंतीबाई परियोजना है। राजघाट, राजघाट कोई रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बोलते हैं अपन, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश और यूपी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। एमपी प्लस, देखो जिसमें नई स्टेट आ रहा है वो मतलब अकेला एमपी का है। ये वाला जो रानी अवंतीबाई है ओनली एमपी का है, ठीक है ना। ये पेपर में कभी नहीं पूछेंगे, पेपर में वही पूछेंगे जो दो दो राज्य की परियोजना है। तो एमपी प्लस यूपी की परियोजना है कौन सी? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो होती है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पे स्थित है। यह राजघाट परियोजना कौन सी? बेतवा नदी पे स्थित है। देखा था अपन ने भैया, इसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी अपन कहते हैं, ठीक है। राजघाट, ऊपर वाली, इस वाली पन्ने वाली सारी अपने को एकदम टिप ऑफ टंग रटी होनी चाहिए ना। इस वाली तुम भूल भी जाओगी तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछ, इतना छोटे छोटे बांध नहीं पूछता। अटल सागर बांध कहाँ पे? शिवपुरी में, छोटा सा सिंध नदी पे, नहीं याद रखो तो चलेगा। भदभदा बांध कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, अपना भोपाल में भैया, बड़े तालाब के इधर से, वो नहीं बन रहा। आवदा बांध कहाँ पे? श्योपुर में, आवदा बांध पे स्थित है, ये भी नहीं पूछेगा। साइक्लोपियन बांध, ये देखो साइक्लोपियन बांध किसने बनाया था पता है? राजा भोज ने बनवाया था। तो विशाल बांध, ये साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी तट पर राजा भोज द्वारा करवाया गया था, जिसे बाद में होशंगा शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बांध को, लेकिन याद रखना साइक्लोपियन बांध किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। तो होशंगा शाह आया था साला निकृष्ट, उसने इस बांध को तोड़ दिया था कि साला उसने बनवाया, तो जल से प्यासे मारने के लिए इस वाली पब्लिक को इसने ये वाला बांध तोड़ दिया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन क्या, हाँ, परियोजना कौन सी नदी पे है और कहाँ स्थान है, ठीक है ना। देखो, जो छोटी छोटी परियोजना है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं देना, बहुत सारी है और इतना छोटा अपने वाले पेपर में नहीं आता ना। ये पिछली बार अपने बावनथड़ी परियोजना आया था, जो बावनथड़ी परियोजना अपन ने पहले ही देख लिया था कि किस किस राज्य के बीच है और कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। फिर अपन सबसे देखो, एक आता है बंजारा बांध। बंजारा बांध कहाँ पे भैया? सीप नदी पे है, श्योपुर में स्थित होता है। नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। एक आता है पगारा बांध, आसन नदी पे, मुरैना में, बहुत छोटा है, देखो कभी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। पसारी बांध, राजघाट परियोजना अपन ने देख ली, बेतवा नदी पे। कहाँ पे? अशोकपुर और ललित नगर की सीमा पे। बीला सागर बांध कहाँ पे? बीला नदी पे है, सागर में, छोटी सी नदी, नहीं याद रखना। मुड़िया बांध, उर्विल परियोजना, उर्विल नदी पे है, छतरपुर में। ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी पे, छतरपुर में, ठीक है ना। ये छोटे छोटे, ये सब इतने सब याद नहीं रखना है, ठीक है ना। बावनथड़ी कहाँ गए? ये बावनथड़ी परियोजना है बेनगंगा नदी पे, बालाघाट पे, एमपी प्लस एमएच की वो है, ठीक है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पे है, कहाँ पे स्थित है? मंडला में स्थित है। जो जो पेपर में आए वो याद कर लेते हैं, बाकी तो अपने। फिर इंदिरा सागर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को ये याद करना है। इंदिरा सागर बांध है जो नर्मदा नदी पे स्थित है, खंडवा में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। संजय सरोवर कहाँ गया? ये संजय सरोवर बांध होता है, ये कौन सी नदी पे? इसी को भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। ये बेनगंगा नदी पे होता है। और बेनगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? सबको पता है, सिवनी से निकलती है, ठीक है। फिर गांधी सागर अपन ने देख लिया, कहाँ पे भैया? चंबल नदी पे है, मंदसौर में। कितना उत्पन्न करता है वो भी देख लिया भैया अपन ने, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे, सम्राट अशोक परियोजना अपन ने देख लिया, हलाली डैम जिसको अपन बोलते हैं विदिशा में स्थित है। अवंतीबाई अपन ने देख ली, बरगी डैम जिसको बोलता है नर्मदा जबलपुर में है। चीलर परियोजना, चीलर चिल्लर नदी पे होती है, शाजापुर में है भैया। फिर एक हरसी परियोजना है जो पार्वती नदी पे स्थित होती है, कहाँ पे? ग्वालियर वाले एरिया में। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ज्यादा छोटे छोटे हैं, ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन अपना। चलो भाई, पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आया गया था, तो ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पुराने पेपर सोल्व करोगे तो इधर से बहुत बहुत आता है ना। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मतलब किन किन राष्ट्र के साथ अपन कोलेबरेट कर रहे हैं और कौन कौन सी परियोजना बना रहे हैं, वो अपने पेपर में आएगा। तो राजस्थान और एमपी के बीच में 3 परियोजना है। गांधी सागर मंदसौर में है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 है। ये एमपी और राजस्थान दोनों के बीच में। चंबल के तीनों बांध जो है ना, तीनों एमपी राजस्थान में ही है। राणा सागर भी, गांधी सागर भी और जवाहर सागर भी, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश
राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना। तो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना, मैंने बता दी थी भैया, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको बनाया गया था। और क्या बोलते हैं, इतनी इतनी मीटर की ऊंची, सबने राष्ट्र को समर्पित कर दी गई ना, सिर्फ एक बांध है जो चारों के बीच में आता है। फिर एमपी और एमएच के बीच की, राजीव गांधी या 52 प्रोग्राम बालाघाट, क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में आया था अपने को, ठीक है ना, ये कि 52 प्रोग्राम जो होता है कौन कौन से दो राज्यों के बीच में होता है। संजय सरोवर भी एमपी प्लस एमएच के बीच में है। तुम लोकेशन याद रखोगे ना तो वैसे याद हो जाएगा। बाघ परियोजना या काली परियोजना, ये भी एमपी प्लस एमएच में, धार में भैया ये, ठीक है ना। पेंच परियोजना ये छिंदवाड़ा में, ये भी एमपी प्लस एमएच के बीच में, ठीक है। फिर एमपी और यूपी के बीच में, तो एमपी और की यूपी के बीच में अपन ने पहली राजघाट परियोजना वो देख ली भैया, बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, राजा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बोलते हैं, अशोकनगर में स्थित है भैया। फिर माता टीला परियोजना, ये भी बेतवा नदी पे है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। उर्विल, सिंहपुर, ग्रेटर गंगे और रणगंगा, सारी जो होती है केन नदी पे है, छतरपुर में, सबके सब एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। फिर एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना एकमात्र है, सोन नदी पे स्थित बाणसागर डैम। बाणसागर परियोजना शहडोल में है। ये इसका 50% एमपी को, 25% यूपी को, 25% किसको, बिहार को दिया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की आपूर्ति कहां से होती है, तो इंदौर को सारी की सारी ब्लड सप्लाई चोरल परियोजना से होती है, भोपाल को कोलार परियोजना से होती है, जबलपुर को बरगी डैम से होती है, ग्वालियर को तिगरा डैम से होती है। इतना नहीं पूछेगा ना कहां से जल सप्लाई किस कौन से शहर को कौन सी होती है। फिर मध्य प्रदेश के जलप्रपात पूछते हैं अपने से, है ना, तो अपने को पांडव जलप्रपात अपन ने देखा था भैया, केन नदी पे स्थित है और कहाँ पे है, पन्ना में है, ठीक है। पांडव गाथा, दोनों पांडवों की गाथा कहाँ पे, केन नदी पे है और पन्ना में, दोनों के दोनों स्थित है। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा अपन ने देख लिया था भैया, नर्मदा पे, अमरकंटक में, ठीक है ना। फिर दर्दी और एक और क्या नाम था उसका, मंदार, ठीक है ना। दर्दी और मंदार, दर्दी वाला कहाँ पे, नर्मदा नदी पे खरगोन में, और मंदार वाला कहाँ पे, खंडवा में, देख लिया था अपन ने, ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे वाले अपने को देखने नहीं जलप्रपात क्या है। एक अपने को बहुटी जलप्रपात याद रखना, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है, कौन सा जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, ठीक है। ये अपना क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या हो गए, नदियां हो गई और उनके ऊपर की परियोजना हो गई है, ठीक है ना। परियोजना जो मुख्य मुख्य डिटेल बड़ी बड़ी परियोजना है वो अपन ने याद कर लिया, अपने को इसी से क्वेश्चन आएगा ना। छोटी छोटी परियोजना इतनी सब याद होगी भी नहीं, और ये सब अपने को देगा भी नहीं इतना सारा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा जिंदगी में, लेकिन लिखा है तो अपन बस पढ़ रहे हैं, याद करने की कोशिश कर लेंगे, दो चार इंपोर्टेंट झील, बाकी ज्यादा इसमें दिमाग गवाना नहीं है, ठीक है ना। झील और ये कभी नहीं आती। चलो, पहली प्रमुख झील और तालाब में सबसे पहले आता है भोजताल, ओब्वियसली भोपाल, भोजताल शहर, भोजताल भोपाल शहर का, शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर, इतना सब याद रखना। भोजताल नदी कहाँ पे, भोजताल झील कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। मार्च 2011 में झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करके झील पर एक स्तंभ पर तलवार पर खड़ी राजा की विशाल मूर्ति स्थापित की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2002 में से रामसर भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मध्य प्रदेश में 3 4 रामसर साइट है, वो अपने को रटनी है। तो एक जो अपना भोपाल का बड़ा तालाब है वो क्या है, भोपाल की रामसर साइट है ना। अभी रामसर साइट देखेंगे एक साथ सारी अपन। ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे कन्वेंशन हुआ था, उसमें आर्द्र भूमि को, वेटलैंड को रामसर भूमि के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये एक कौन सा ताल है अपना, भोपाल का बड़ा तालाब अपनी रामसर साइट है, ठीक है। लाख बंजारा झील, लाख बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर में स्थित है भैया, ठीक है ना। सागर में कौन रहती है, स्वाति रहती है, लाखों रुपए कमा रही है भैया वो अय्या में जाके, ठीक है ना। लाखों में कैसे कुछ करके याद रखना है। लाख बंजारा झील कहाँ पे, सागर में भैया, ठीक है। इसी को सागर झील भी कहा जाता है। फिर लोकपाल सागर, लोकपाल सागर कहाँ पे, पन्ना कि राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर का निर्माण करवाया था, फलाना। लोकपाल सागर कहाँ पे, पन्ना में भैया, नहीं याद रखोगे तो भी चल, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वाल सागर याद रखना भैया। गंवार लोग कहाँ पे होते हैं, टीकमगढ़ में होते हैं भैया, ठीक है ना। ग्वाल सागर कहाँ पे, टीकमगढ़ में है। धर्म सागर कहाँ पे, पन्ना में है। मुंज सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मुंज सागर झील कहाँ पे होती है भैया, तो धार में होती है भैया। मुंज सागर का तो कुछ बना के याद किया था मैंने, वाह। धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। परमार वंश कहाँ पे, धार झील में, तो मुंज सागर रख लेंगे अपन तो। मुंज सागर झील कहाँ पे होती है, धार में होती है भैया।
मुंजधा। चलो, हनुमान ताल कहाँ पे है? जबलपुर में। हनुमान आधार ताल, हनुमान ताल, ये जबलपुर के हैं, लेकिन नहीं ज्यादा याद रखना है। सांक सागर झील वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसलिए इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सा, किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, किस, हाँ यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के समीप स्थित है। कौन सी नदी पे है ये? मनिहार नदी से अलग करके इस झील को बनाया गया था। सांख्य सागर झील वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कहाँ पे है भैया ये? तो माधव नेशनल पार्क, ठीक है ना। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे? शिवपुरी में अपन ने देखा था, ठीक है। तो क्या देखा अपन ने? सांख्य सागर झील देख ली। सांख्य सागर झील कहाँ पे? माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी में है, ठीक है। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित होती है, ठीक है। रानी तालाब कहाँ पे? रानी तालाब कहाँ पे? रीवा में भैया। रानी, रा से रानी, र से रीवा, आर के पटेल सुपरमेसी आ जाएगा। गोविंदगढ़ तालाब, गोविंदगढ़ सबको पता है। गोविंदगढ़ कहाँ के राजा है? रीवा के राजा है भैया। बड़े फेमस राजा, अपन ने मध्य प्रदेश के इतिहास में भी देखे थे। तो गोविंदगढ़ तालाब उन्होंने खुद के नाम पे कहाँ पे बनवाया है? रीवा में बनवाया भैया। संग्राम सागर झील, संग्राम सागर कहाँ पे? संग्राम शाह कहाँ के राजा है? गढ़मंडला के राजा है, जबलपुर वाले एरिया में आए थे ये। तो क्या होते हैं? संग्राम सागर झील कहाँ पे? जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। तो आधार ताल, संग्राम सागर झील, ये सब कहाँ पे? जबलपुर में भैया, ठीक है ना। शहर से 15 किलोमीटर दूर इस झील का निर्माण 15वीं सदी में गोंड सम्राट संग्राम शाह गढ़मंडला के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था भैया। चिड़ी खोपड़ी को नहीं याद रखना भैया, नरसिंहपुर में होती है। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। 52 ताल, 84 तलैया थी भैया जबलपुर में, याद रख लेना। आधार ताल, इसलिए जबलपुर में तुम जाओगे ना तो स्टेशन के नाम भी ऐसे ही है। आधार ताल ट्रेन रुकती है, एक और कोई सा ताल था ना, हनुमान ताल, रानी ताल, गौ ताल, देवताल, सतपाल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर, बहुत सारी झीलें छोटी छोटी है ना, तालाब है बहुत सारे। अपने को दो याद रखने, संग्राम सागर और एक वो कौन सा गया, रानी तालाब। रानी तालाब तो उधर है। अरे एक कहाँ गया वो, हनुमान ताल, ठीक है। तो ये अपनी मुख्य मुख्य क्या है, तालाब झीलें। अभी बोल रहा हूँ नहीं याद हो रहा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अपने अपने से रामसर साइट पूछेगा बस, मध्य प्रदेश की, ये रामसर साइट कहाँ कहाँ पे। अन्य झीलें कहाँ कहाँ पे? शिवपुर, यशवंत सागर, ये सब इंदौर में है। सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर, ये सब कहाँ पे? शिव, अरे यार शिवपुरी बोला था ना मैंने, हाँ शिवपुरी बोला था। सांख्य सागर और माधव सागर दोनों कहाँ पे? शिवपुरी में है। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास है। मुंज सागर जो है वो कहाँ पे? धार में है। मांडू धार में होती है भैया। अच्छा, मुंज से मांडू, वही तो मैं बोलूं। मुंज सागर जो होती है ना, मुंज से मांडू, याद रखना ना, मुंज से ये मांडू में होती है। और मांडू सबको पता है कहाँ पे? धार में। तो मुंज सागर झील कहाँ पे? मांडू में, ठीक है। और मांडू कहाँ पे? धार में। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झील तालाब भूल जाओ, रामसर साइट है। रामसर साइट अपने को रटनी चाहिए टिप ऑफ टंग। कैसे रटनी चाहिए? टिप ऑफ टंग। तो रामसर साइट है क्या, पहले वो देख लेते हैं। आर्द्र भूमि या वेटलैंड, इसी को रामसर भूमि कहते हैं। ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ पे भर वर्षा भर बहता हुआ या शांत जल, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है, जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, उसे अपन क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहलाता है। 6 मीटर से अधिक होगी तो नदी और यही बन जाएगा ना। तो ये अपनी रामसर साइट होती है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्ष 2017 में वेटलैंड नियम बनाया है, जिसके पालन में मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया था। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता किया था। उसमें अपन क्या बनाएंगे? रामसर साइट बनाएंगे। कितनी रामसर साइट है अपने पास? तो 5 रामसर साइट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी है भैया? हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही, बड़े आ रही है। जी। चलो, तो 5 साइट होती है, कौन कौन सी होती है? पहली तो भोज वेटलैंड होती है।
सांक सागर झील होती है, सिरपुर तालाब होती है। अरे पिछली बार हिमांशु मैंने इसकी ट्रिक लिखवाई थी ना, लिखी है क्या तेरे पास? बहुत सी। यशवंत सी। बहुत संख्या, ऐसे करके कुछ बना लेना। ठीक है, तो कौन कौन सी वेटलैंड है अपने पास? भोज वेटलैंड है जो भोपाल में है। सांक सागर झील भी वेटलैंड या रामसर साइड में आती है जो शिवपुर में स्थित है। एक सिरपुर तालाब है जो इंदौर में है। यशवंत सागर तालाब है जो सागर है जो इंदौर में है। और तवा जलाशय है। ये 5 जो होती है रामसर साइड बनी हुई है अपने पास, ठीक है ना। भोज वेटलैंड 2002 में ही बन गया था, बाकी बीच वाली तीनों 2022 में बनी है। और तवा जलाशय सबसे नया नया 8 जनवरी 2024 को बना है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक लिख लेना, यशवंत सी भोज बहुत संख्या, ऐसे करके कुछ बना लेना ना। रामसर साइड क्या है? यशवंत सी। तो यश से क्या आ जाएगा? यशवंत सागर। वत से उल्टा पढ़ लेना इसको, तो तवा जलाशय आ जाएगा। सी से क्या आ जाएगा? सिरपुर जलाशय आ जाएगा। भोज से क्या आ जाएगा? भोज वेटलैंड आ जाएगा। और संख्या से सांक सागर झील, ऐसा करके आता है ना। कुछ ना कुछ बना के पांचों याद रख लेना। रटना है इसको अपने को। 5 अपने पास क्या है? रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट कितनी है अपने पास? 5 के 5 है, पांचों अपने को याद करना है, ठीक है। भोज वेटलैंड जो है भोपाल में, सांक सागर झील जो है शिवपुरी में, सिरपुर तालाब जो है इंदौर में, यशवंत सागर तालाब ये भी इंदौर में घूमने जाते अपन, और तवा जलाशय सबको पता है कहाँ? होशंगाबाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है इसमें से? तो तवा जलाशय, जो सबसे ताजा ताजा अपन ने बनी है, ठीक है ना। सबसे छोटी कौन सी है? सिरपुर वाली। ये याद नहीं रखना छोटी बड़ी, बस अपने को याद रखना है 5 अपने पास कौन सी है? रामसर साइट है। फिर अपने पास क्या होती है? जैव विविधता विरासत, बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसका हैजार्ड भी अपने पास। तो ऐसी पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्थलीय, तटीय और जलीय समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजाति के साथ साथ दुर्लभ संकटग्रस्त कीटोन किस्टोन प्रजाति पाई जाती है, उसे अपन जैव विविधता विरासत में रखते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा फलाना ढिमका के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के परामर्श पर समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैविक महत्व का सरकार अधिसूची जारी करती है। भारत में कितनी साइट है? टोटल 45 से, नहीं याद रखना है। अपने एमपी में इसकी 5 साइट है, ठीक है ना। एमपी में इसकी 5 साइट है। कौन कौन सी साइट है? एक है नरो हिल्स, एक है पातालकोट, एक है अमरकंटक, एक है वल्मी परिसर और एक है सिरपुर तालाब, ठीक है ना। सिरपुर सिरपुर तालाब पे डॉट लगाना, ये दोनों है। सिरपुर तालाब जो होता है ना, रामसर साइट भी है और मध्य प्रदेश की जैव विविधता का विरासत स्थल भी है, ठीक है ना। नरो हिल्स कहाँ पे भैया? नर मैंने बताया था सताते हैं भैया, नर नर क्या करते हैं? सताने का काम करते हैं सबको। तो सतना में है। पातालकोट तो अपन ने देखा ही हुआ है भैया। पातालकोट कौन सी जनजाति के लिए फेमस है? भारिया जनजाति के लिए फेमस है ना भैया। तो पातालकोट कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में भैया। भारिया जनजाति से याद किया था अपन ने पातालकोट। पूरी ऐसी तहसील है पातालकोट वाला एरिया, पूरा का पूरा पिछड़ा हुआ आदिवासी वाला एरिया होता है, ठीक है। फिर अमरकंटक अनूपपुर में, सबको पता है भैया, ठीक है ना। वल्मी परिसर याद रखना भैया, वल्मी परिसर भोपाल में है। कहाँ है अपने को नहीं पता, पर होगा। सिरपुर तालाब तो पता ही है अपने को, उधर पीछे देख के आए हैं, कहाँ पे? इंदौर में। तो ये अपनी कौन सी साइट हो गई है भैया? 5 जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है ना। अपन इसकी भी एक ट्रिक लिख लेंगे। तो अपने जो आचार्य वाल्मीकि थे ना, वाल्मीकि ऐसे नर थे, ठीक है, जो पाताल में जाके भी, मतलब ऐसे नर थे जिनका सिर पाताल में जाके भी अमर रहा था, ठीक है। तो वाल्मीकि कैसे नर थे? जिनका सिर कहाँ चला गया था? पाताल में उनका सिर कट के चला गया था, फिर भी वो अमर हो गए थे ना, मरे नहीं थे। ऐसे करके अपन कुछ कोड बना लेंगे। तो अपने को मध्य प्रदेश की जो जैव विविधता के विरासत स्थल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले प्लांट भी पाए जाते हैं और जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें अपन ने देख लिया। अपन ने क्या देख लिया? अपनी रामसर साइट देख ली 5, और 5 देख लिया अपन ने जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है ना। वाल्मीकि ऐसे नर थे जो सिर के साथ पाताल चले गए थे, लेकिन फिर भी क्या हो रहे थे? अमर हो गए थे। वाल्मीकि से आ जाएगा अपनी वाल्मी परिसर, नर से आ जाएगा नरो हिल्स, सिर से आ जाएगा सिरपुर तालाब, पाताल से आ जाएगा अपना पातालकोट, और अमर से आ जाएगा अपना अमरकंटक, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में
क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 5 रामसर साइट है और 5 ही मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश का क्या हो गया, अपने रामसर साइट भी देख लिया और जैव विविधता स्थल भी देख लिया। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी पे अपन। मध्य प्रदेश की मिट्टियां देखते हैं भैया, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, लेटराइट अपने पास है। ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास सतपुड़ा वाले एरिया में लेटराइट मिट्टी है, छिंदवाड़ा इंदवाड़ा में, बालाघाट छिंदवाड़ा में, लेकिन इंडिया वाले मानते नहीं कि हमारे पास है, लेकिन अपन तो लिखेंगे भैया अपना एमपीपीएससी का सिलेबस अपना है। काली मिट्टी फिर 3 प्रकार की होती है, गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली। ठीक है, देखो अपन ने जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन बताया था तो मैंने बता ही दिया था, पूरा मालवा में क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, फिर जो अपन नर्मदा सोन घाटी देखते तो नर्मदा सोन घाटी के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में काली मिट्टी और इधर मिश्रित मिट्टी। ठीक है ना, फिर नीचे जो होती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी में 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इधर वाले में काली मिट्टी और इधर वाले में क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। फिर इन तीनों प्रकार की, जो मालवा में ऊपर वाला पार्ट है, नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट है और सतपुड़ा वाला पार्ट है, काली मिट्टी के भी 3 डिवीजन हो जाते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है गहरी काली, ये कहाँ पाई जाती है भैया, अपने मालवा में, इसलिए मालवा बहुत ज्यादा खेती किसानी के लिए पाया जाता है। फिर एक साधारण काली मिट्टी बीच में नर्मदा सोन घाटी में, और सतपुड़ा में जाते हैं तो और नीचे क्या हो जाती है, छिछली काली मिट्टी हो जाती है। तो काली मिट्टी की भी 3 लेयर्स आ जाएंगे भैया, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, है ना। मतलब मध्य प्रदेश का अगर अपन ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में देखें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी वाला पार्ट होता है, मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी वाला पार्ट होता है, इसमें क्या पाई जाती है, विशेष रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने देखा था कि इधर वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, अगर पूर्वी पार्ट पूरा अपन देखे तो इधर मिश्रित मिट्टी या लाल पीली मिट्टी अपने को पाई जाती है। ठीक है ना, मिश्रित मिट्टी या लाल पीली मिट्टी इधर पाई जा रही थी। फिर 2 स्पेशल क्षेत्र थे अपने पास, ऊपर जलोढ़ और कछारी मिट्टी अपने कौन से, मध्य भारत के पठार में पाई जा रही थी, इधर वाले पार्ट में। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे अपने को स्पेशल लेटराइट मिट्टी देखने को मिल रही थी। इतनी मिट्टी थी, अगर ये टेबल और मध्य प्रदेश का भूगोल के विभाजन अपन अच्छे से याद है तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, काली मिट्टी मिट्टी अपने को सब पता है, फिर भी अपन देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टी क्या क्या होती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होती है भैया। ओब्वियसली मालवा का भौगोलिक विभाजन में देखा था, मालवा की जो होते हैं ना बेसाल्ट या दक्कन ट्रेप की चट्टानों के अपरदन से बन रही थी। इसका अन्य नाम क्या है, इसको रेगर मिट्टी, कपासी मिट्टी या चेरनोजम कहते हैं। चेरनोजम याद रखना भैया, काली मिट्टी का अन्य, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है भैया, चेरनोजम इसको कहते हैं। ठीक है ना, कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। फसल कपास, ओब्वियसली देखो ये यहाँ पे काली मिट्टी है, मालवा में ये वाला एरिया जो होता है ना, यहाँ पे कपास बहुत ज्यादा होता है, ये वाला एरिया तो कपास होती है। सोयाबीन, ओब्वियसली यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे देवास है, यहाँ पे कितनी ज्यादा सोयाबीन होती है, तो कपास, सोयाबीन, मूंगफली, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से फसलें होती है। विस्तार, मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वयं जोत वाली या सेल्फ प्लॉन्जिंग मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण, तो मैं बता के 1000 बार बताया था पिछली बार जब पढ़ा था, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, किसके कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। काली मिट्टी में लोहे, आयरन और चूने की मात्रा प्रमुख होती है। ठीक है ना, चूना और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी होती है, या इसी को साधारण काली मिट्टी अपन बोलते हैं। काली मिट्टी में HCl में अघुलन तत्व सत्व, ये सब नहीं याद रखना। 3 प्रकार की होती है साधारण मिट्टी, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। गहरी काली मालवा में, साधारण काली उसके नीचे वाले पार्ट में और उसके नीचे वाले सतपुड़ा वाले क्षेत्र में छिछली काली। आंशिक रूप से साधारण काली मिट्टी मालवा की उत्तरी में भी पाई जाती है। ठीक है ना, फिर मृदाओं के अन्य नाम, काली मृदा को रेगूर, कपासी, चेरनोजम भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को क्या कहते हैं, चलका, डोरसा, नहीं याद रखना। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं नहीं याद रखना। चलो आ जाओ लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ये क्या होता है, नीस और क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। तो नीच लोग कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया था ऊपर ऐसे करके, बुंदेलखंड वाले एरिया में जो पाए जाते हैं ना, ऐसे अपन ने देखा था, तो बुंदेलखंडी में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और वहीं पे नीस की चट्टानों से उसका अपरदन हुआ था। ठीक है, नीस की चट्टानों अपर से बनती है, इसको चलका डोरसा भी कहते हैं। धान होता है, ओब्वियसली देखो पूर्व मध्य प्रदेश की ये पूर्वी वाला पार्ट होता है, इधर विशेष रूप से क्या होता है, धान होता है। ठीक है, फिर इस पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार होता है बघेलखंड वाले एरिया में, है ना। पूछते हैं कि लाल पीली मिट्टी कहाँ से विशेष रूप से पाई जाती है, तो बघेलखंड में। अगर इस पूरे पार्ट में भी अपने को चुनना मिले, ठीक है ना, तो कहाँ लगाएंगे अपन लाल पीली मिट्टी, बघेलखंड, ये वाला एरिया। ठीक है,
फिर लाल पीली मिट्टी में लाल लाल जो रंग होता है वो किसके, आयरन के कारण होता है, आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में हाइड्रेजेशन या जलयोजन के कारण, ये भी मैंने याद करवाया था, ठीक है ना, कि लाल रंग जो होता है फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और पीला रंग जो होता है जो फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन होता है या जलयोजन होता है उसके कारण होता है। लाल पीली में क्ले की मात्रा नहीं याद रखना है कितनी कितनी होती है, लाल पीली मिट्टी अपन ने देख ली, एरिया भी अपने को पता है कहाँ पे, पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है। मिश्रित मिट्टी का मतलब क्या होता है, वही लाल पीली काली जिसमें अलग अलग मिश्रित मिट्टी पाई जा रही है ना, मध्य प्रदेश में 10% होते हैं, आयरन प्रचुरता होती है, बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो अरे यार जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यहाँ थोड़ी आएगा, ठीक है, नर्मदा चंबल घाटी लिख रखा है, लेकिन स्पेशल रूप से अपने को चंबल घाटी याद रखना है, ठीक है ना, चंबल घाटी। और चंबल घाटी ऑप्शन में ना हो तो स्लैश करके लिख लेना मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो मैंने बोला था, भिंड मुरैना वाले लोग, यहाँ भिंड मुरैना वाले लोगों के पास जलोढ़ कछारी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पानी नहीं है बेचारों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो जलोढ़ मिट्टी जो हो गई, इसको नीस या नदियों के अवसाद जमने से, चंबल क्या करेंगे ना, चंबल में क्या है, नदी बीहड़ बीहड़ बनाती है, नदियों के अवसाद से बनती है, इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं भैया। पोटास की अधिकता के कारण ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, लेकिन किस काम की, यहाँ पे पानी नहीं है बेचारों को, इसलिए गरीब है सारे लोग। पोटास की अधिकता के कारण ये मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। गेहूं गन्ना सरसों, इसलिए तो मध्य भारत को सरसों का कटोरा कहा जाता है, भिंड मुरैना। लेटेराइट मिट्टी अपन बोलते हैं हमारे पास है, भारत वाले बोलते हैं नहीं है। लाल भूरी मिट्टी या भट्टे की मिट्टी जिससे क्या बनती है, ईंट की ईंटें जिससे बनती है ना, वो लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है ना, कमी इसमें ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए बहुत कम उपजाऊ होती है ना, खेती कुछ होता ही नहीं। इसलिए तुमने देखा होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेट्स कहाँ पे उगते हैं, इधर छिंदवाड़ा बालाघाट वाले एरिया में उगते हैं ना, क्यों, क्योंकि सबसे कम उपजाऊ मिट्टी, बेचारों के पास उगाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मिलेट्स उगाते हैं, और बहुत गरीब किसान होते हैं उधर के, ठीक है ना। इसलिए वो वाला एरिया जो होता है मध्य प्रदेश का, निचला छिंदवाड़ा बालाघाट और ये वाला एरिया तुलनात्मक रूप से बहुत गरीब होता है इंदौर उज्जैन और इस वाले एरिया की तुलना। विस्तार, छिंदवाड़ा बैतूल सतपुड़ा मध्य भारत, इन सब में थोड़ा थोड़ा ये होता है, ये मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, प्राकृतिक क्षेत्र या मृदा वितरण अपन ने पढ़ी रखा है, खाली रिवीजन करना है। मालवा में क्या, गहरी काली मिट्टी, बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी आती है, सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मिट्टी, निमाड़ में साधारण काली मिट्टी, मध्य भारत में कछारी और जलोढ़ मिट्टी, पता है अपने को। मिट्टी के रंग किस किस के कारण, काली मिट्टी का रंग टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड के कारण, और पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग जो फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन या जलयोजन होता है उसके कारण। लेटेराइट का भूरा रंग किसके, केयोलिन के कारण या केरोसिन के कारण, केरोसिन पड़ा था ना वहां पे, उसके कारण। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा कौन कौन सी होती है, ये सब नहीं पढ़ना, ये नहीं आएगा। मिट्टी बचाओ आंदोलन कब, 1977 में हुआ था भैया, यह आंदोलन मध्य प्रदेश के तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू, नहीं याद करना। अवनाली का पर्दन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चंबल नदी करती है भैया ये, इनका कलर बदलना पड़ेगा। अब इस प्रकार की अपर्दन से मृदा की बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती है, इन खंडरों को बीहड़ या इंग्लिश में रेवाइन, ठीक है ना, तो रेवाइन वैली किसको कहते हैं, बीहड़ चंबल नदी बनाती है ना, उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। एमपी पेज 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कम से कम, है ना, तुम पुराने पेपर सोल्व करोगे। अवनालिका अपर्दन, इसी को रेवाइन लैंड या इसी को बीहड़ कौन बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से, मुरैना भिंड श्योपुर तीनों। चलो, अब मध्य प्रदेश में मिट्टी मतलब क्या क्या अपन देखते हैं, तो मिट्टी तो अपन ने देख ली कि काली मिट्टी लाल मिट्टी मिश्रित मिट्टी लेटराइट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। फसलों के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन सी फसल होती है मध्य, छूट गया क्या एक आध यार, डायरेक्ट ही है ना तुम्हारी बुक में, मिट्टी के बाद एमपी की फसल तो चालू नहीं हो गई, नहीं, कृषि पेज स्किप तो नहीं है ना, कृषि है। नहीं क्या नहीं, एक पेज कृषि स्किप है ना। कृषि है। अच्छा यहाँ पे कृषि लिखा होगा कि एक पेज छूट गया है, नहीं छूटा, कृषि है। नहीं छूटा है ना, हाँ बस ये कट गया होगा उसको लेने। चलो नहीं, मध्य प्रदेश की कृषि देखते हैं, तो कृषि जो होते हैं, तो मृदा कितने प्रकार की अपन ने देख ली, कौन कौन सी फसलें होती है, तो खरीफ की फसल रबल की फसल जायद की फसल, तीनों फसल होती है, अभी देखेंगे डिटेल में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख फसल होती है, गेहूं उगते हैं, चावल उगते हैं, मक्का उगता है, सोयाबीन कपास उगता है। बागवानी में फल सब्जियां मसाले देखेंगे, सिंचाई के साधन देखेंगे, और कुछ कुछ अनुसंधान केंद्र अपन देखेंगे। फसलों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश की दो प्रमुख फसलें होती है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, ठीक है ना। तो अपने मध्य प्रदेश में गेहूं सोयाबीन दो प्रकार की फसल जानी जाती है भैया, कि एक सीजन होता है गेहूं वाला और एक होता है कौन सा, सोयाबीन वाला, ठीक है ना। तो गेहूं वाला जो होता है, ठीक है ना, वो होता है कौन सा, अपना रबी की फसल, जो कहाँ होती है, हमेशा ठंड में होती है ना,
सियाले में जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, सियालू फसलें भी इनको अपन बोलते हैं। नीचे अपन देखेंगे उनके लोकल नाम और ये भी देखेंगे। और खरीफ की फसलें कब होती है, ये गर्मी के दिनों मतलब सॉरी बरसात के दिनों में होती है, जब अपन सोयाबीन बोते हैं तब होती है, ठीक है ना। तो रबी की फसलों में खाद्यान्न में क्या क्या आ जाते हैं, गेहूं जो अपन बोते हैं, तिलहन में सरसों, सूरजमुखी, अलसी, चना, मसूर, मटर, अदरक, अफीम, ये सब नहीं याद रखना ना कौन सी क्या है, इस वाले टेबल पे आप तुम तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो रबी की फसल है ना, सिर्फ एक याद रख लेना भैया, रबी की फसल में आता है गेहूं और खरीफ की फसल में आती है सोयाबीन, ठीक है, इतने से अपना काम बन जाएगा, है ना। खराब क्या होती है, सोयाबीन ज्यादा खराब होती है, याद रख लेना भैया, हर साल, पिछली साल हमारा सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो खराब खरीफ की फसल या खराब कौन सी, सोयाबीन ज्यादा होती है, इसलिए हर कोई बो नहीं पाता है ना, सिर्फ मध्य प्रदेश में होती है। प्रकार देखते भैया, तो खरीफ मानसून में होती है भैया, जून जुलाई में बोते हैं इसको, और कटाई कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, 3-4 महीने में पक जाती है। जैसे कि सोयाबीन, मक्का, धान, कपास, मूंग, तिल, ये सब जो होती है कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। फिर रबी की फसल देखते हैं, शीतकालीन फसल होती है, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, फरवरी मार्च में, अभी गेहूं कट के 1 महीना ही हुआ है, मार्च में पूरे गेहूं कट गए, गेहूं, सरसों, मटर, चना, ये सब हम किसमें, रबी की फसल में बोते हैं। फिर ये तो है जायद की फसलें जो अभी चल रही हैं, अभी क्या खाते हैं, भर भर के तरबूज खा रहे हैं अपन, है ना। तो ग्रीष्मकालीन सब्जी होते हैं, मार्च अप्रैल में बोते हैं, मई जून में काट लेते हैं, दो सबसे छोटी फसल होती है ना, जैसे कि तरबूज, कद्दू, मूंग, ये सब क्या होती है, जायद की फसल होती है, ठीक है ना। इनका लोकल नाम आता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कौन सी फसल, सियालू फसलें, इनको बोलते हैं उनालू फसलें, ये लोकल नाम है, मालवा मध्य प्रदेश की स्पेशल। और इसको खरीफ वाले को भी कुछ तो बोलते होंगे, आगे देखेंगे। फिर देखते हैं रेशेदार अन्य फसलों के टाइप, नहीं याद रखना चौमासा अपने को, ठीक है। चौमासु क्या, खरीफ को चौमासु चौमासु फसल बोलते हैं। चौमासी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, मध्य प्रदेश के फसल उत्पादन में स्थान, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, अभी 25-26 वाला तो शायद आया नहीं होगा, तो यही देख लेते हैं। प्रथम स्थान किस किस में मिला है मध्य प्रदेश को, चने में अपन टॉप पे हैं, दलहन में अपन टॉप पे हैं, सोयाबीन में अपन टॉप पे हैं, और कुल मसाले में अपन टॉप पे हैं। याद रखने, देखो सोयाबीन में तो हमेशा निर्विरोध रूप से होते हैं, एक बार अपन को महाराष्ट्र ने बीट कर दिया था, लेकिन निर्विरोध रूप से अपन टॉप पे हैं। चना और दलहन, ये दलहन वाला क्वेश्चन आया था, है ना कहीं पिछली बार आया था शायद, दलहन पे भी अपन बहुत टाइम से टॉप पे हैं। तो चना में, दलहन में, सोयाबीन में, मसाले में, इन सब में पूरे एमपी का क्या है, पहला स्थान है पूरे इंडिया में। गेहूं का सेकंड स्थान पे है, और तिलहन में सेकंड स्थान है, ठीक है ना, दलहन में फर्स्ट है, तिलहन में सेकंड है। बाकी मक्का, मूंगफली, सरसों, इन सब में तीसरा, पहला दूसरा ही पूछेगा, तीसरा स्थान कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रमुख प्रमुख फसलें देख लेते हैं। प्रमुख प्रमुख फसलें सिर्फ कहाँ, कौन सी फसल किस जिले में ज्यादा होती है, मैंने पिछली बार भी जब पढ़ाया तो यही याद करवाया था ना, कि एक फसल, ओपीडी ओडीपी भी देखेंगे वन ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी करके ऐसा एक टॉपिक देखेंगे। अभी देखो गेहूं, कौन सा कुल है, क्या है, कुछ याद नहीं रखना, जलवायु कैसी, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ कहाँ पे, धार, उज्जैन, और याद रख लेना नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, इन 3 जिलों में क्या होता है, बहुत ज्यादा गेहूं अपने को होता है, ठीक है ना। चावल कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो चावल होता है अपने रीवा में, सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक जिला होता है, ठीक है ना। चिन्नौर, रंजीत, अमन, गोल्ड राइस, ये सब किसकी, चावल की किस्में होती है ना। हंस, शुष्क सम्राट, काली मूछ, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पता है तो याद होगा ना, जैसे कल्याण, सोना, सुजाता, लोकवन, राज, सरबती, है ना, नहीं पूछा जाएगा इतना सब कृषि से। मक्का, मक्का कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो छिंदवाड़ा में होता है भैया, बेचारे गेहूं और ये तो होते ही नहीं है। छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न भी कहा जाता है, तो ऐसे याद रखना, ये कॉर्न है ना, ऐसा अपन बोलते हैं, तो इसमें अंदर शीत में छोटे 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 छेद होते हैं ना मक्के में, मक्के में क्या होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं, इसलिए मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कॉफी, कॉफी जो होते हैं ना, एकमात्र रईस कौन है अपने, हिमांशु, है तो मध्य प्रदेश के एकमात्र, कोई सा गांव का नाम भी लिखा होगा ना, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांव है जो कौन से, बैतूल जिले में है, जहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो अरेबिका नाम की एक उच्च किस्म की कोटी होती है जो बैतूल में पाई जाती है अपने यहाँ पे, ठीक है ना, विशेष रूप से बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विंडफोर और फ्लोरेंस हेड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर कॉफी के बागान लगाए थे, जो अभी तक चल रहे थे, विदेशी लगा के गए थे, अभी तक चल रहे। सोयाबीन, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन बोना कहाँ से चालू हुई है, देवास से, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे होती है, उज्जैन में होती है, ठीक है ना, उज्जैन धार हो रहे हैं, ठीक। फिर आते हैं अपन किस पे, कपास, कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली भाई, कपास के लिए जाना ही जाता है खरगोन और खंडवा, इन खरगोन और खंडवानों को सिल्क डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ना, सुनहरे, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं भैया, खंडवन
खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये चारों जिले हैं ना, इनको सुनहरे जिले के नाम से कहते हैं। तो याद रख लेना, जो एमपी, ये मेरा प्यारा मध्य प्रदेश है, और इसके जो नीचे के ये चारों स्टेट हैं यहाँ पे जो हो रहा है ना, कौन कौन सा हो गया अपना, यहाँ पे खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है ना, बी 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 डी, बुरहानपुर, अच्छा के से आएगा ना खरगोन, के बी बी, ठीक है। खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बड़वानी हो गया, बुरहानपुर हो गया। ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं अपने, चारों सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। धार लिख के काट लेना भैया ना, धार नहीं आता है इसमें, धार में वो ज्यादा होती है, क्या बोलते हैं, गेहूं ज्यादा होता है, धार, धार अलग है। ठीक है ना, तो खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर, ये चारों जो होते हैं ना केडीवीबी, इन सबको अपन सुनहरे जिले के नाम से क्या जाते हैं। क्यों बोलते हैं सुनहरे जिले, क्योंकि यहाँ पे कपास बहुत ज्यादा होती है। तंबाकू, तंबाकू कौन खाता है भैया, तिवारी सर खाते हैं अपने खेनी। रीवा वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, तंबाकू खाते। हाँ, के डी, डी से क्या है? डी क्यों लिखा है मैंने, खरगोन, खंडवा। डी, अबे के भी लिखा है ना साले, डी दिख रहा है क्या तुझे। तू बोल ही रहा बार बार। अरे गलत लिख देता हूँ यार, अभी मैं थोड़ा तनाव में चल रहा हूँ। ठीक है भाई। बी बी के, ठीक है। तो बीबी क्या करता है? बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ठीक है। बीबी के ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना। दो बीबी वाले, दो के वाले, ये दोनों जिले जो हैं अपने क्या होते हैं, खरगोन, खंडवा और बड़वानी, बुरहानपुर। ये चारों जिले जो होते हैं क्या होते हैं, सुनहरे जिले के नाम से या सुनहरे स्टेट के, सुनहरे डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट। तंबाकू कौन खाते हैं भैया, तो तिवारी सर खाते हैं। तिवारी सर कहाँ के रहने वाले थे, अपने रीवा के। रेवाड़ी लोग, पूरे खुशीलाल में रेवाड़ी लोग भरे हुए हैं, सबके सबके खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। गन्ना, गन्ना नरसिंहपुर का फेमस है, बड़ा बहुत सबको पता है भैया, नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। हम लोग जब अंकित के घर गए थे, जब वापस आ रहे थे गाड़ी से, तो नरसिंहपुर में गन्ने चोरी किए थे खेत से, हिमांशु को मार भी पड़ी थी जिसने। चलो, मूंगफली, मूंगफली कहाँ पे होती है ज्यादा, तो शिवपुरी में होती, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। सरसों, सरसों को खटेरा भिंड मुरैना ग्वालियर को बोलते हैं, तो भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों होती है मध्य प्रदेश में, याद है अपने को। अफीम कहाँ होता है, सबको पता भैया, नीमच मंदसौर में मध्य प्रदेश का अफीम स्टेट इनको कहा जाता है। अफीम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अफीम अवसादकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत उगाया जाता है, कहाँ पे, मंदसौर और नीमच में। दलहन सबसे पूरे मध्य प्रदेश में होती है दलहन है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड वाले एरिया में ज्यादा होती है, छतरपुर, सागर, इधर दलहन। मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन की वृद्धि से 98 फलाना डिम का जो है ना, दलहन में अपन टॉप पे, याद रखना, सबसे ज्यादा पल्सेस या सबसे ज्यादा दालें अपन ही उगाते हैं। ये हो गई मध्य प्रदेश की फसलें, है ना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक फसल गेहूं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, नर्मदापुरम, धार, उज्जैन, इन सब में हो रहा है। चावल सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, रीवा और उधर उधर वाले एरिया में हो रहा है। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, छिंदवाड़ा में। कॉफी सबसे ज्यादा बैतूल में हो रही है। सोयाबीन सबसे ज्यादा उज्जैन में हो रही है, लेकिन पहली बार सोयाबीन कहाँ उगाई गई थी, देवास में उगाई गई थी। कपास सबसे ज्यादा खरगोन, खंडवा में हो रही थी, बुरहानपुर और बड़वानी भी ऐड कर देना है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम में। तंबाकू रीवा के लोग खाते हैं, खैनी रीवा में आ जाएगा। गन्ना नरसिंहपुर, मूंगफली शिवपुरी, सरसों में भिंड मुरैना आ जाएगा। अफीम में मंदसौर नीमच आ जाएगा, और दलहन में बुंदेलखंड वाला एरिया मतलब सागर और छतरपुर आ जाएगा। बागवानी, बागवानी में आम, आम बड़े फेमस है भैया, नूरजहां और सुंदरजहां आम याद रखना है अपने को, जबलपुर रीवा में होते हैं। नूरजहां मध्य प्रदेश के कठिवाड़ा अलीराजपुर वाला, और सुंदरजहां मध्य प्रदेश की रीवा में पाई जाती है। दोनों को जीआई टैग मिल गया, नूरजहां को नहीं मिला है अभी, लेकिन सुंदरजहां को तो जीआई टैग मिल गया है। आंवला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आंवला कहाँ पे होता है, पन्ना। तो आंवला क्या होता है, औषधियों का हीरा होता है, इसे याद करना। आंवला क्या होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है। आंवला कोई डॉक्टर प्लांट कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश आंवला, मध्य प्रदेश का आंवला जिला किसको कहा जाता है, पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म कंचन और कृष्णा होती है, ठीक है ना। तो कंचन और कृष्णा किसकी किस्म है, याद रखना है भैया, ये कंचन कृष्णा आंवला खाती है, आंवले की किस्म होती है। अंगूर, अंगूर को एक वर्ड में याद करना था। अंगूर के बागान कहाँ पे, रतलाम है। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। जब ओ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी अपन पढ़ेंगे, वहां पे भी जो होता है अंगूर रतलाम में पाया जाता है, ठीक है ना। पपीता धार रतलाम भूल जाओगे तो भी। केला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रियस जो है गधे से याद किया था अपन ने, बुरहानपुर का रहता है वो केला। अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का केला अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पे, बुरहानपुर में ही प्रस्तावित है, बुरहानपुर में ही है, ठीक है ना। अमरूद कहाँ पे, रीवा में, नहीं याद रखोगे तो भी। ललित अमरूद की
फसल होती है। यहाँ पे हमारा दोस्त ध्रुव, उसका नाम मैंने ललित रख रखा है, उसको अमरूद बहुत पसंद है, ठीक है ना। आंवला याद करना है तुम्हें, आम की दोनों किस्मत याद ही हो गई अपने, इतनी 1000 बार पढ़ लिया है। अंगूर कहाँ पे है, मंदसौर में है। केला कहाँ पे है, बुरहानपुर में है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की सब्जी और मसालों। देखो यहाँ ये याद कर रहे हैं ना, इसी को दिमाग में मत करना, जब अपन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जब वो रटेंगे ना 55 चीजें, तो वहां पे भी ये सब काम आएंगे अपने को, ठीक है। सब्जियों में क्या क्या है तो सबको पता भैया, आलू सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, आलू के इंदौर, इंदौर के पाटीदार लोग इतने रिच, अगर तुम जाओगे कोई अच्छा से रहा हो ना, तो रिच लोग जो होते हैं इंदौर धारा वाले एरिया में, जो पाटीदार लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो आलू की वजह से पैसे वाले बने हुए हैं, ठीक है ना। प्याज कहाँ का है, तो खंडवा प्याज बहुत ज्यादा खंडवा में होता है। लहसुन मंदसौर में होता है, मंदसौर में लहसुन पार्क भी प्रस्तावित होते हैं, हमारे घर लहसुन बोते हैं और सारी बेचने के लिए लहसुन और पिपलिया मंडी में ही जाते हैं। धनिया, धनिया अपन ने गुना याद किया था भैया, धनिया पार्क भी कहाँ पे, गुना में प्रस्तावित करवाया था। टमाटर सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, जबलपुर में होते हैं। अदरक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में होता है। फिर मसालों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मिर्ची याद किया था अपन ने, मिर्ची सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, खरगोन में होती है, ठीक है ना। खंडवा भूल जाना भैया, मिर्च से खरगोन याद रखेंगे। बेड़िया मिर्च की मंडी कहाँ पे, खरगोन में होती है। खरगोन हरी मिर्ची के लिए बड़ी फेमस है भैया ना। जानवी से अपन ने याद किया, छोटी सी है लेकिन मिर्ची जैसी है ना, बोलती बहुत है, मुंह बहुत चलाती है। तो खरगोन में क्या होती है, मिर्चिया जो हरी मिर्च जो होती है उसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। हल्दी बुरहानपुर में सिर्फ केला याद रखना है, हल्दी वल्दी भूल जाओ। धनिया कहाँ पे, गुना में, ठीक है। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा है, रतलाम, रतलाम में बहुत फल उगते हैं भैया, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे अंगूर ही उगते हैं बहुत ज्यादा, तो उसी से लीड ले लेता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला कौन सा है, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फल कहाँ पे उगते हैं, रतलाम में उगते हैं भैया। सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ पे उगती है, नीचे छिंदवाड़ा में होती है। बड़ा सा वाड़ा है ना ये, हमारे इधर वाड़े में सब्जी लगती थी, जो घर के पीछे बहुत सारी चौड़ी जगह होती है ना गाँव में, उसको बोलते हैं वाड़ा, उसमें सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मसाले कहाँ पे है, तो बुरहानपुर के लोग बहुत मसाले खाते हैं भैया नीचे, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र से निकट है, महाराष्ट्र वैसे ही मसालों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम की खेती पढ़ा है भैया, इतना अच्छा जब अपन ने पढ़ा था आदिवासी मध्य प्रदेश की, तो उसमें देखा था ये एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्ष और वनस्पति को जलाकर, काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति व दाहिया बेवर या इसी को पांडु की खेती, ये सब बेगा जनजाति करते हैं ना। तो चिमाता कौन करता है, भील करते हैं। दहिया बेवर या इसी को पांडु कहते हैं, ये कौन सी, बेगा जनजाति करते हैं ना, बेगा से बेवकूफ चिमात झूम की खेती करते हैं शायद। वर्तमान में ये कृषि क्या है, प्रतिबंधित, लेकिन पुराने जमाने में ये अपनी जो जनजाति वाले लोग होते हैं वो करते थे, ठीक है। ये अपन ने क्या देख लिया, मध्य प्रदेश में कृषि का थोड़ा थोड़ा वो देख लिया, आउटसोर्स की क्या 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 कहाँ क्या क्या मिल रहा है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस अपने को कहाँ सबसे ज्यादा कुएं हैं, कहाँ सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है, ये बस याद रखना है। सिंचाई के स्रोत तो देखो दो प्रकार के होते हैं, एक बोरवेल से अपन करेंगे और एक धरातली जल मतलब नदी से सिंचाई करेंगे। बोरवेल से कैसे कैसे, या तो कुआं खोद लो, नलकूप या बोरवेल लगा लो, दो चीज, दो ही ऑप्शन है अपने पास। धरातली में तालाब से करो या तो नहर से करो। तालाब में भी दो प्रकार के, नेचुरल तालाब से या आर्टिफिशियल तालाब से। नहर भी दो प्रकार की, एक हमेशा बहने वाली और एक जैसे जैसे अपन वो वाली जो है ना, हाँ, कोलार में जो वो अपनी क्या बोलते हैं, कलियासोत डैम के साइड में जो नहर है वो अनियत वाही है, बरसात में कुछ समय के लिए चलती है, इस वाली रबी की फसल में, और खरीफ की फसल में उसको बंद कर देते हैं, तो अनियत वाही है ना। नियत वाही मतलब जो नहर हमेशा चलती रहती है। तालाब प्राकृतिक कृत्रिम सबको पता है कैसे कैसे अपन बनाते हैं। कुएं और नलकूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है इसी से होती है, तो प्रदेश की कुल सिंचाई की 67.3%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है। पहले तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो कुएं और नलकूप के द्वारा ही होती है। वो भी कितने परसेंट, लगभग 67% जो सिंचाई होती है कैसे होती है, कुएं और नलकूपों से होती है। बहुत ज्यादा बोरवेल है ना एमपी में। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश की सिंचाई के सर्व प्रमुख साधक हो, इसमें यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है कृषि के लिए वो किस विधि द्वारा होती है। ऑप्शन ए में देगा कुएं नलकूप, दूसरे में देगा तालाब, तीसरे में देगा नहर और चौथे में कुछ और दे देगा ना। तो ऐसे करके अपने को कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई अपन करते हैं। कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र में की जाती है, इसीलिए मालवा का क्षेत्र आगे भैया सिंचाई इसके मामले में क्या बोलते हैं, कृषि के मामले। इंदौर उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि क्रमशः 84% और 79% ट्यूबवेल से दी जाता है। हमारे इधर बहुत ज्यादा बोरवेल वो है भैया, बोरवेल ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। राज्य में ट्यूबवेल की संख्या सर्वाधिक उज्जैन जिले में है, जबकि इंदौर दूसरे नंबर पे आता है। घनत्व की दृष्टि से ये सब अंदर अंदर नहीं याद करना ना, कितने कुएं कहाँ पे है, कितने बोरवेल कहाँ पे, अपने को बस एक पॉइंट अपन ने याद रखना है, कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, लगभग 67%। और कौन से दो जिले सबसे ज्यादा करते हैं, उज्जैन और इंदौर, ठीक है।
फिर अपन याद करते हैं तालाब से सिंचाई। तालाब से सिंचाई कहाँ पे? मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला पार्ट करता है या इधर वाला पार्ट करता है, बालाघाट वाला जो एरिया होता है ना। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का छोटा सा पार्ट, लगभग 2% भाग ही सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। तालाब द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला धार जिला कौन सा होता है? धार। धार सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई करता है भैया, ठीक है ना। दूसरा सबसे ज्यादा बालाघाट, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद करवाया था, इसको ऐसे लिखा था अपन ने कि तालाब से सिंचाई करने में दो दो कंडीशन देखी थी। एक तो क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक परसेंटेज क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। दोनों में सेकंड स्थान पे क्या था, ऐसे मैंने याद करवाया, दोनों में सेकंड स्थान पे बालाघाट, बालाघाट है, बालाघाट है। बस पहले वाले पे बदल गया था, तो पहले वाले में क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाएगा धार, और इसमें आ जाएगा अपना झाबुआ, ठीक है। भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना, धार में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है। किसमें? धार में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है। नहरों से सिंचाई, और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है 17%। देखो 67%, ये 17%, तालाब तो केवल 2% है। तो नहर से सिंचाई करते सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहीं पे होती है, तो वो कहां से होती है? देखो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से दतिया में होती है, ठीक है ना। दतिया जिले में होती है ये सबसे ज्यादा, कैसे? नहर से सिंचाई, ठीक है ना। फिर नहरों द्वारा क्षेत्रफल के दूसरा सर्वाधिक सिंचाई नर्मदापुरम, सिर्फ पहला अपने को याद रखना है, दतिया में होती है भैया, ठीक है ना। तो तीन चीज अपन ने देख ली, क्या क्या, यहीं पे लिख देते हैं। भूमिगत जल कुआं और नलकूप से कहां पे? उज्जैन इंदौर में होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और तालाब से सबसे ज्यादा कहां पे होती है? अपन ने देख लिया भैया, धार में होती है। और नहर से सबसे ज्यादा कहां पे होती है? दतिया में होती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अटक गया भाई, खुल गया, चल। फिर नहरों को दो भागों में बांटा जाता है, नित्यवाही नहरें, अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें ये वर्ष भर बहती है, नदियों से निकाली जाती है, सदैव जल से भरी रहती है। अनित्यवाही नहरें, इसमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, ये मात्र नदियों में बाढ़ के समय सिंचाई की काम आती है ना। तो अपन ने दोनों वो भी एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, अनित्यवाही नहर अपनी कलियासोत वाली। यहीं पे लिख देते भैया, कुओं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। बहुत ए बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ना, अग्रणी जिले कौन कौन से अपने पास? उज्जैन और इंदौर, ठीक है। फिर अपन ने दूसरे नंबर पे नहरों में देखा था, नहरों में से सेकंड सबसे कौन सा अग्रणी जिला है? फर्स्ट पे है दतिया, दूसरे पे है नर्मदापुरम। फिर अपन ने तालाब देखा था, तालाब से बहुत कम सोर्स हैं, और इससे अग्रणी जिला कौन सा है? धार है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बालाघाट है। और क्षेत्रफल प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पे कौन सा है? झाबुआ है, ठीक है। अन्य स्रोतों में क्षेत्रफल सिंचाई विचाई विदिशा जिला है, और अन्य स्रोतों में सिंचाई, ये सब नहीं याद रखना भाई, अन्य स्रोत है ही। फिर एक एरा प्रथा होती है। एरा प्रथा क्या होती है भैया? फसल की कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। मध्य प्रदेश की भाई लड़ाई हो जाती है, पता है इसमें, फसल काटी और कोई बेचारे जानवर जानवर छोड़ देते, गाँव में तो मारा कुटी पे आ जाते हैं। चलो, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है ना भैया खेती के लिए। तो मध्य प्रदेश में राज्य की योजना और नीति आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को सामान्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजना में 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक सिंचित भूमि के लिए बनाई जाती है। इसमें बड़ी बड़ी नहरें, बड़ी उद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जैसे कि अभी वो जोड़ते हैं ना अपन, केन बेतवा परियोजना, ये सब इसमें आती है ना। ये वृहद सिंचाई परियोजना होती है, इसमें बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती है ना, बहुत कम है ना, सिर्फ 25 है अपने पास, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 25 वृहद है। मध्यम वाली जो होती है, इसमें 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित किया जाता है। इसके अंदर अपने 113 परियोजना चल रही है। लघु सिंचाई योजना जो होती है 2,000 हेक्टेयर की भूमि से कम में होती है, लगभग 5692 चल रही है ना। संख्या याद नहीं रखना, क्योंकि कुछ कुछ बन रही है, हर साल कुछ ना कुछ बनती है, हर साल कुछ ना कुछ होती है ना। लेकिन फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार डेटा है अपने पास कि 25 वृहद परियोजना सिंचाई की चल रही है, 113 मध्यम चल रही है, और 5692 ये चल रही है लघु वाली। नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में याद नहीं होगा। चलो, मध्य प्रदेश की प्रमुख नहर देखते हैं, तो कौन कौन सी? बेनगंगा नहर, कहाँ पे बेनगंगा नहर? शिवनी में, सबको पता बेनगंगा नदी पे ही होगा। भांडेर नहर, भांडेर नहर कहाँ पे? दतिया में भैया, भांडेर के श्रेणी, है ना।
दतिया वाले या क्या बोलते हैं दमोह वाले एरिया में होती है ना, ग्वालियर दतिया में। लहार नहर होती है, ये भी दतिया में। गुलाब सागर नहर, ये भी सीधी में होता है, ठीक है ना। नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, अपने से बस ऊपर से पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ पे, ये वाला नहीं भूलना है अपने को ना, सिंचाई के साधन वाला। सिंचाई से संबंधित अन्य तथ्य क्या होता है, ये देखो, ये ताल योजना मैंने बताई थी ना, बलराम ताल योजना 2007 में पढ़ी अपन ने। जल अभिषेक किया था अपन ने, और सारी तालाब वाली योजना आंख बंद करके 2007 में डाल देना है, ठीक है ना। जल अभिषेक योजना, फिर एक जलदीप योजना भी थी। जलदीप योजना भी कब आई थी, 2007 में आई थी। अपन ने देखा है सब, ये सब जो मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना अपन ने देखी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो नर्मदापुरम ग्वालियर दोनों ऑप्शन में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, तो ढिंडोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व के प्रतिशत में भी ढिंडोरी सबसे कम है ना। वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है, ढिंडोरी में होती है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, ग्वालियर स्लैश करके नर्मदापुरम में, मतलब कंट्रोवर्शियल होगा, पेपर में नहीं आएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, ग्वालियर, मतलब पूरी जितनी जमीन है उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए। पहली बात तो ग्वालियर ग्वालियर के पास जमीन कम है, लेकिन जितनी जमीन है सब क्या है, उपजाऊ है, पानी सब में, धान वन बहुत होता है ना। और ढिंडोरी दोनों में प्रतिशत की दृष्टि से भी कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम है, ठीक है। सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है, एक शब्द में याद रख लो, ढिंडोरी। ढिंडोरी में पानी है ही नहीं भैया, ठीक है ना, ढिंडोरी में पानी है ही नहीं, इसलिए बेचारे गोंड जनजाति के लोग परेशान होते हैं। सिंचित क्षेत्र का वितरण, तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र चंबल बेसिन से अपन सिंचाई करते हैं, नर्मदा घाटी, निमाड़ मैदान वाले भीमन से, पूर्वी पठार, बुंदेलखंड और पेनगंगा घाटी, ये सिंचित क्षेत्र के 5 क्षेत्र बनाए गए हैं ना, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास कैसे कैसे हुआ है, देखो कहानी जैसे पढ़ लेना है, कभी पेपर में नहीं आएगा ना कि ये किस राज्य ने क्या तालाब बनाए थे। तो सबसे पहले चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो में तालाब निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली नहर, ये पूछ सकता है ना, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी बनी थी, तो बेनगंगा नहर बनी थी, ठीक है ना। कब, 1923 में। मध्य प्रदेश के बनने से पहले ही बालाघाट जिले में बनाई गई थी कौन सी नहर, बेनगंगा नहर। फिर 1927 में ग्वालियर रियासत में एक पगारा बांध बनाया गया। फिर पंचगति सिंचाई टैंक बनाया गया तत्कालीन भोपाल में। बालाघाट में ये मुरला निर्माण किया गया। ग्वालियर रियासत में कुछ बांध बनाया गया ना। अपने को बस एक पॉइंट अपन ने यहाँ से याद रखा, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी थी, बेनगंगा नहर थी। फिर कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से, ये बदल गया है शायद, नई वाली रिपोर्ट आ गई 2025-26 की, लेकिन अपन 24-25 का डेटा भी याद कर लेते हैं क्या क्या होता है। दलहन में, ये एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है ना, एमपीपीएससी कि दलहन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था, तो उस समय भी मध्य प्रदेश टॉप पे था और अभी मध्य प्रदेश टॉप पे, ठीक है। द्वितीय तृतीय याद नहीं रखना, सिर्फ अपने को जहां मध्य प्रदेश है वो याद रखना है। कुल खाद्यान्न में एमपी किस पे है, दूसरे स्थान पे भैया, अपन ने वहां भी देखा था। तिलहन तो मैंने बताया दलहन में पहले पे है, मतलब दालें सबसे ज्यादा उगाते हैं, तिल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उगाते हैं अपन, ठीक है। मिलेट्स, मोटा अनाज अपने यहाँ सारी उपजाऊ जमीनें तो बहुत कम होता है ना, तो तीसरे नंबर पे मिलेट्स में। और मसालों में पहले नंबर पे अपन, ठीक है ना। तो दलहन मसाले इन दोनों में क्या है अपन, पहले नंबर पे। सोयाबीन दे नहीं रखा, वरना सोयाबीन में हमेशा अपन पहले नंबर पे। अब देखो मध्य प्रदेश की शीर्ष फसल उत्पादक जिले 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार है ना, किसान कल्याण विकास, एमपी की रिपोर्ट तो आती नहीं है ना। देखते हैं क्या क्या है भैया। तो धान चावल में रीवा टॉप पे था, गेहूं में धार है ना, स्लैश करके नर्मदापुरम लिख लेना, हमेशा नर्मदापुरम या अपना होशंगाबाद टॉप पे रहता है, नर्मदापुरम, ठीक है। ये 22-23 वाली रिपोर्ट देखे तो धार लगाना है, अन्यथा नर्मदापुरम लगाना है, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, उज्जैन में होती है निर्विरोध रूप से। मक्का सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में निर्विरोध रूप से होती है भैया, मक्के में छेद होते हैं, इसे करके याद किया था। मूंगफली सबसे ज्यादा शिवपुरी में होती है भैया। चना सबसे ज्यादा काय में होता है, रायसेन में होता है, ठीक है। कुल खाद्यान्न जिसमें अपन सेकंड नंबर पे है, वो कहाँ पे होता है, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा होता है, नहीं याद रखू तो भी चला। तिलहन, तो मध्य उज्जैन में 2 चीज ज्यादा है, सोयाबीन भी ज्यादा है और तिलहन भी ज्यादा है। दलहन कहाँ पे होती है, तो दलहन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, छतरपुर में होती है भाई, छतरपुर में सबसे ज्यादा दालें होती है। देखा था अपन ने वहां पिछली बार भी है ना, छतरपुर को एक्सप्लेन किया था कि बुंदेलखंड वाले एरिया में छतरपुर सागर में दाल बहुत ज्यादा उगाई जाती है। दलहन कहाँ पे होती है, छतरपुर में होती है। ज्वार में कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, ग्वालियर में होती है भैया। तो ज्वा, देखो नाम है ना, ज्वा ग्वा, ठीक है, ज्वा राइमिंग कर लेना, ज्वा ग्वा। बाजरा पाजरा नहीं याद ना। कोटो कुटकी कहाँ पे होती है, तो कोटो कुटकी अपन जब ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखेंगे तो कोटो कुटकी 3 जगह आता है, लेकिन इसमें भी टॉप पे किसमें, मंडला में सबसे ज्यादा कोदो कुटकी होता है। आयुर्वेदिक वाला है तो पूछ सकता है अपने से ना, आयुर्वेदिक का पेपर में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोदो कुटकी कहाँ पे होता है, मंडला में होता है। कपास कहाँ पे होता है, तो 4 जिले हैं, के बीबी,
2 बार के, 2 बार बी, तो इसमें से भी खरगोन टॉप पे है ना कपास के मामले में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? नरसिंहपुर में होता है। ठीक है। प्रमुख फसलों में मध्य प्रदेश का स्थान तो काय काय में, सोयाबीन में, दलहन में, मसालों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। इसके अतिरिक्त संतरा, टमाटर, धनिया, इनमें भी पहला स्थान है ना। ये चेंज होते रहते हैं ज्यादा, इसके क्वेश्चन तुम्हें कम देखने मिलेंगे। जो निरंतर रूप से अपन पहले पे है ना, वो अपने को देखने को मिल सकता है। अब ये तो अपनी मध्य प्रदेश की रिपोर्ट हो गई स्टेट वाली। अब एक सेंट्रल रिपोर्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस किस में मध्य प्रदेश का जो पहला स्थान है ना, वही पेपर में आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। चावल में तो एमपी है ही नहीं, तो कभी नहीं पूछेगा। गेहूं में एमपी क्या है? दूसरे नंबर पे। मक्का में गेहूं क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? तीसरे नंबर पे। चना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, सिर्फ मैं जो निशान लगा रहा हूँ वही अपने को याद रखना है। चना जो है इसमें अपन क्या है? टॉप पे है। ठीक है। सोयाबीन में अपन टॉप पे हैं। ठीक है। और किसमें? बस ये 3 चीजें अपने याद रखना है। ठीक है ना। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में चना और सोयाबीन में हमने टॉप किया। ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भैया अपने को। ठीक है ना। अनुसंधान केंद्र अपने को याद रखने हैं, कृषि वाले। ठीक है। पानी पी लेते हैं, फिर इसको अपन याद करते हैं। चलो, तो कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र, तो सबसे पहले देखते हैं आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होता है। आम सबको पता भैया, रीवा में सुंदरज आम, गोविंदगढ़ रीवा में। किसने? गोविंदगढ़ के महाराज जो थे मार्तंड सिंह, उन्होंने अपनी खुद की जमीन दी थी पर्सनल, और आम अनुसंधान केंद्र वहां पे बनवाया था। 3-4 बार कहानी में सुना चुका हूँ। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र, जहां सबसे ज्यादा गेहूं होता है, गेहूं नर्मदापुरम होशंगाबाद में सबसे ज्यादा होता है। पवारखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र होता है। फिर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एक ही अपने पास अनुसंधान केंद्र याद रखना, वो कहाँ पे? खमरिया जबलपुर में। मेरी दीदी रहती है इसकी जस्ट बगल में। ठीक है ना, इसलिए मुझे याद है। खमरिया जो एक जबलपुर का एरिया है, जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, क्या बोलते हैं, बम बम बनते हैं, उसके बगल में, एयरपोर्ट के बगल में एक अंतरराष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, बहुत बड़ा सा। तो अंतरा एकमात्र इंटरनेशनल अपने पास क्या है? अनुसंधान केंद्र है, जिसमें मक्के और गेहूं की किस्मों का अध्ययन होता है। वो कहाँ पे? खमरिया जबलपुर में। कपा वन अनुसंधान केंद्र छोड़ दो, कपास अनुसंधान, जब जहां सबसे ज्यादा देखो, मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था, इस बार बताया नहीं है। जो जिस जिले में सबसे ज्यादा होता है, 90% यही है कि उसका अनुसंधान केंद्र वहीं पे, जिसका अलग है उसको याद कर लेंगे। ठीक है ना। तो कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है? खरगोन में। खरगोन में अपन ने इसका अनुसंधान केंद्र बनवा दिया है। ठीक है। चावल और धान, ये चेंज है भैया। चावल धान, चावल धान सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे? रीवा में होता है, लेकिन इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ बनवाया अपन ने? बड़वानी में बनवाया है। ठीक है ना। तो चावल या धान वाला अनुसंधान केंद्र क्या पे? बड़वानी में। ये क्या बन गया? अपना एक्सेप्शन बन गया भैया, तो इसको अलग से याद करेंगे। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, देखो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र 2 है। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सबसे ज्यादा सोयाबीन वहां पे, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे? उज्जैन में। लेकिन एक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी उज्जैन के जस्ट बगल इंदौर में। अब इंदौर छोटी सिटी, बड़ी सिटी है ना यार, उज्जैन छोटी सिटी है, तो राज्य लेवल का हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जो करना होता है अनुसंधान केंद्र, उसको हम लोग कहाँ पे? इंदौर में शिफ्ट करवा दें। ठीक है। तो सोयाबीन के 2 अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में रखवाया अपन ने, और राज्य वाला सोयाबीन केंद्र कहाँ पे रखवाया? गन्ना अनुसंधान केंद्र बना नहीं, प्रस्तावित है कहाँ पे? वहीं जहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है, नरसिंहपुर के गाडरवारा में। ठीक है। अंगूर अनुसंधान केंद्र, सबसे ज्यादा अंगूर मैंने बताया था रतलाम में होते हैं, इसलिए अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। केला अनुसंधान केंद्र, केला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यश के बुरहानपुर में होता है, तो अपन ने बुरहानपुर याद किया है कि बुरहानपुर में केला अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र, ये देखो सेंट्रल वाला है। ठीक है ना। राज्य वाला पूछे तो वो तो कहाँ पे है? इंदौर में ही है। ये अब एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे क्यू करके लगा देना है अपने को। 2 एक्सेप्शन हो गए अपने पास, है ना। एक धान वाला, मतलब चावल वाला, और एक आलू वाला। फिर एक क्षेत्रीय गेहूं, ये नहीं है क्षेत्रीय गेहूं, कौन याद करेगा। जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भैया? तो मंडला में भैया। ठीक है ना। चना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, तो नहीं आएगा, उज्जैन में है। देखो प्रस्तावित वाला यहाँ ढिंडोरी वाला है, तो याद कर ले। चना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बन रहा है? सोयाबीन के जस्ट बगल में चना वाला भी उज्जैन में बन रहा है। सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों का कटोरा किसको बोलते हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर को बोलते हैं। तो उसके जस्ट बगल में ग्वालियर बड़ी सिटी है ना, तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ बनवा दिया अपन ने? ग्वालियर में बना दिया है। श्री अन्न, श्री अन्न किसको बोलते हैं? मिलेट्स को बोलते हैं। मिलेट्स के बारे में सब पता है ना भैया, बहुत इसको मोटा अनाज बोलते हैं।
मिलेट्स बोने वाले किसान बड़े गरीब होते हैं। तो डिंडोरी में क्या होती है, सबसे कम कृषि होती है, सबसे कम सिंचित एरिया है ना डिंडोरी, सबसे कम सिंचित एरिया, इसलिए यहाँ पे क्या उगते हैं, केवल मिलेट्स उगते हैं। तो श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, इस मिलेट्स को किसानों को बढ़ावा देने के लिए अपन उसका नाम क्या कर दिया, श्री अन्न कर दिया है ना। तो श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ढिंडोरी में। देखो कहीं एमपीपीएससी इस वाली पेपर में आ भी गया था, ठीक है ना। तो श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ढिंडोरी में। क्यों है श्री अन्न, श्री अन्न किसको बोलते हैं अपन, मोटे अनाज को बोलते हैं, मिलेट्स को बोलते हैं। जो मिलेट्स बोने वाले किसान बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए अपन ने श्री अन्न अनुसंधान योजना भी बनाई हुई है। तो जब योजनाएं पढ़ेंगे तो वहां पर श्री अन्न सहायता योजना भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, तो श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ढिंडोरी में। फिर अरहर अनुसंधान केंद्र भूल जाओ तो भी चलेगा। मध्य प्रदेश कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये सीहोर में बन रहा है, ये भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन से याद किया अपन ने, कुछ कुछ याद कर लेते हैं। आम अनुसंधान केंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो तो अपने को याद करना है, गोविंदगढ़ रीवा में। गेहूं अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे गेहूं ज्यादा है, नर्मदापुरम में। अंतरराष्ट्रीय मक्का वाला और मक्का प्लस गेहूं वाला कहाँ पे, खमरिया जबलपुर में। वन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे, जबलपुर में, बहुत ज्यादा वन है भैया। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, खरगोन में है। चावल और धान स्लैश करके आए तो बड़वानी लगाना है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है चावल और चावल स्लैश धान वाला। सोयाबीन वाला राष्ट्रीय इंदौर में, राजकीय उज्जैन में। गन्ना अनुसंधान केंद्र गाडरवारा नरसिंहपुर में, कोई न। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में, रतलाम में अंगूर ज्यादा है। केला वाला बुरहानपुर में है। आलू वाला एक्सेप्शन है, याद रखना, आलू सबसे ज्यादा इंदौर में, लेकिन आलू वाला जो अनुसंधान केंद्र है ना, अरे भैया सिंधिया और क्या बोलते हैं अपना अहिल्या होलकर जो है, उन दोनों की वैसे भी राजधानी इधर उधर बढ़ती रहती थी, तो उनने बोला कि इंदौर का आलू है तो हमारा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हमका शाखा है, वैसे केंद्र नहीं है, ये ग्वालियर में खुलवा दिए, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मंडला में खुलवा दिया भैया अपन ने जैविक अनुसंधान केंद्र। चना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है उज्जैन में। सरसों वाला तो सरसों में ही है, जहाँ पे ग्वालियर में ज्यादा होता है। श्री अन्न वाला याद रखना, ठीक है ना, श्री अन्न वाला पूछ सकता है अपने से। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ढिंडोरी में है। अरहर वाला सीहोर व्योर में। और मध्य प्रदेश कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी अपन सीहोर में बनवा रहे हैं। फिर उद्यान की पुष्प लगाने में नहीं पड़ेंगे भैया, पुष्प कभी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में जैविक खेती, पढ़ते हैं थोड़ी सी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2001-2002 में बायो खेती या जैविक खेती को अपनाया गया था। मध्य प्रदेश में लगभग 40% से अधिक जैविक खेती हो रही है। हाँ, घंटा कहाँ हो रही है इतनी, ठीक है, लिखा है तो बांस लेते हैं। 40% लगभग जैविक खेती अपने पास होती है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है भाई। मध्य प्रदेश में पहली जैविक खेती की इकाई कहाँ पे लगी थी, इंदौर में लगी थी। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पे, भोपाल में, नहीं याद रखना। मध्य प्रदेश का जैविक अनुसंधान केंद्र, ये याद रखना भैया, मंडला में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से ना। तो मध्य प्रदेश में जैविक अनुसंधान केंद्र 2 बार आ गया, ये कहाँ पे है, मंडला में, ठीक है। मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति कब आई है, 2011 में, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। फिर एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, देखो कपास अनुसंधान केंद्र अपन से पूछे तो काय में, खंडवा में। कपास अनुसंधान केंद्र नॉर्मल वाला पूछेगा तो खरगोन लगाएंगे, लेकिन जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, दो के आ रहा है ना, एक खंडवा को दे दिया तो एक खरगोन को दे दिया, दूसरा वाला किस में दे देंगे अपन, खंडवा में दे देंगे। नहीं याद रह रहा तो भी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, इतना डीप में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अपना पेपर पुराना वाला तुम देखना, बहुत ईजी बनता है एमपीपीएससी का, ठीक है। जैविक कृषि वाला भी अपना हो गया। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अपन काय पे, जलवायु वाले और इन सब के पार्ट पे, ठीक है ना। अब ज्यादा हो जाएगा तो भूल जाएंगे, तो अब इसको अपन देखते हैं कल। वो कहाँ गया यार, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला, नीचे था कि इसी के साथ पढ़ लेते तो सही हो जाता। अच्छा वो मध्य प्रदेश के उसमें होगा, क्या बोलते हैं उद्योग को क्या बोलते हैं, उद्योग वाले उसमें होगा। चलो कोई ना, 2 दिन और है, 2 दिन में अपना पॉलिटी वाला ये यूनिट 2 वाला भूगोल एमपी खत्म हो जाएगा। यही वाला बड़ा है, बाकी सब तो छोटे छोटे।